औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजल। अच्छा जनाब, हम बात कर रहे हैं, हमारा आज टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 सेल साइकिल का लास्ट टॉपिक, मियोटिक एरर्स। ठीक है ना। मियोटिक एरर्स से क्या मुराद है? मियोटिक एरर कहते किसको हैं? पहले हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द मियोटिक एरर। अच्छा, लफ्ज जो एरर है, ERR, क्या मतलब है इस बात का? एरर किसे कहते हैं? जल्दी बताएं। एरर खराबी को, खराबी या प्रॉब्लम। आपकी वॉइस सही नहीं आ रही बिल्कुल भी। सबको नहीं आ रही? नो सर, सही आ रही है। हाँ सर, सही आ रही है। चले आ जाएगी, उनके पास उसे आ जाएगी। ठीक है जनाब। तो एरर कहते हैं जैसे जी खराबी, खराबी को कहते हैं, प्रॉब्लम को कहते हैं। अच्छा, खराबी या प्रॉब्लम आती क्यों है? किसी भी काम में खराबी या प्रॉब्लम क्यों आती है? जब कोई मिस्टेक हो जाती है। जब कोई मिस्टेक हो जाती है। देखा कैसा बताया दुआ ने, समझदार हो गई, पढ़ने लग गई है अभी। ठीक है ना। जब कोई गलती होती है, ठीक है ना, यानी कि आप खाना बना रहे हैं और खाने के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो वो फौरन किस वक्त पता लगता है? बनाते हुए? खाते वक्त। खाते वक्त पता लगता है। फिर अब्बू, अम्मी, बहन या भाई क्या कहते हैं? क्या बताते हैं कि इसमें ये मिस्टेक है। हाँ, क्या मिस्टेक है? मसलन मतलब नमक तेज है या मिर्च ज्यादा है। नमक ज्यादा आ गया। नमक तेज है या मिर्चें ज्यादा है, या कोई चीज आज डाली नहीं, टेस्ट आ नहीं रहा, वो वाला जैसा आता है। ठीक है ना। अच्छा, कुछ एरर ऐसे होते हैं जो रेक्टिफाएबल होते हैं, जिनको आप सही कर सकते हैं, लेकिन कुछ एरर होते हैं जिनको आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। मसलन ऐसे एरर कौन से जिनको आप रेक्टिफाई कर सकते हैं? सर नमक कम है तो हम इसमें ज्यादा डाल लेते हैं। देखा, जो खाना बनाने वाले हैं कैसे कैसे जवाब दे रहे हैं फौरन। ठीक है ना। रेक्टिफाई कर सकते हैं किनको? जिससे नमक कम है आप फौरन डाल सकते हैं, मिर्चें कम है डाल सकते हैं। और जी सर, लेकिन जब जब पूरा खाना बन गया उस टाइम, उसके बाद तो हम कोई नमक ऐड नहीं कर सकते ना, ना ही उसके अंदर हम वो मिर्ची टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हाँ तो पूरा बन चुका है। सालन में तो नमक ऐड हो सकता है। हाँ सालन में हो सकता है, लेकिन चावल में तो नहीं हो सकता ना। चावल में भी ठीक है, दाल चावल में है ना, दाल में बढ़ा लें। ये ठीक है ना। ठीक है, हालांकि देखे मैं बनाता नहीं लेकिन खाता तो हूं ना। ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात, अच्छा चलें, अगर मिर्चें ज्यादा हो जाएं तो कम हो सकती हैं? सर अगर सालन में तो उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें तो मिर्चें कम हो सकती हैं, या फिर दही थोड़ा सा ऐड कर लें। आलू भी ऐड कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते उसमें कुछ, या फिर सर उसमें कोई ऐसी चीज ना मिक्स कर दें कि उससे ना मिर्चें कम हो सकती हैं। वेरी गुड। मसलन पता लगा कि कोई चीज अगर ज्यादा हो जाए तब भी रेक्टिफाएबल है। ठीक है, लेकिन क्या बिल्कुल एग्जैक्टली वही टेस्ट आएगा जो आना चाहिए? नो सर, कुछ चेंजिंग तो आएगी, टेस्ट होता है, लेकिन गुजारे लायक हो जाएगा। सर कुछ चेंजिंग तो आएगी, गुजारे लायक हो जाएगा। चलो ठीक है। सर उसमें उस चीज का भी टेस्ट आएगा ना जो डाली होगी। हाँ एग्जैक्टली, जो उस चीज का भी टेस्ट आएगा जो डाली होगी। ठीक है ना। इसलिए कहते हैं कि अपनी जिंदगी के अंदर सिर्फ अच्छी चीजें ऐड करें। क्यों? क्योंकि अपनी आंख, नाक, कान से जो चीज आप अपने जिस्म के अंदर डालते हैं उसका आपकी जिंदगी में टेस्ट आता है। अगर आप अपनी आंखों से नाच गाना देखते हैं तो आपकी जिंदगी में उसका टेस्ट आएगा। आप अपनी आंखों से कोई गैर मुतल्लका चीज जो अल्लाह ने मना करी है वो देखते हैं या सुनते हैं तो यकीनन आपके करैक्टर के अंदर उस चीज का रिजल्ट आना है। इसी तरीके से अगर जो अल्लाह ने कहा है वो आप देखेंगे, यानी कि वही सुनेंगे और वही बोलेंगे तो आपकी जिंदगी में वही टेस्ट आएगा। कितना वाज़ेह फार्मूला है नहीं है? यस सर, बिल्कुल। इसलिए हर वक्त सोचें कि आपने अपने जिस्म में क्या चीज डालनी है और क्या चीज नहीं डालनी है, आदत के तौर पर भी और इस मुंह से खाने के तौर पर भी। छालियां खाते हुए सोचें खाना चाहिए या नहीं।
इसी तरीके से कोई नशेआवर चीज मुंह में डालते हुए सोचें कि डालना चाहिए या नहीं। इसी तरीके से कोई ऐसी चीज जो बॉडी के लिए सही नहीं हो। आइसक्रीम खाते हुए सोचें कितनी खानी है या हर वक्त खानी है। हर चीज के बारे के अंदर इंसान में एतदाल होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो चीज मना है उसमें एतदाल भी नहीं, ठीक है ना। कि सर ने कहा था मैं एतदाल तो ठीक है, 2 टेस्टी तो खा सकती हूँ दिन में, ऐसा नहीं है, ठीक है जनाब। तो क्योंकि आप जो कुछ इनपुट पे डालेंगी उसका असर आउटपुट पर नहीं आएगा। आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। बिल्कुल आएगा, ठीक है भाई। अच्छा अब हम चल रहे थे, हम क्या कह रहे थे कि अच्छा पता ये लगा, अच्छा अगर सालन जल जाए तो क्या सही हो सकता? सर मैं भी पानी डाल के। नहीं सर, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, जल गया तो नहीं हो सकता सर। लेकिन कुछ अगर सर इतना मतलब ना नहीं जलाओ तो हम उसमें वाटर ऐड करके सही कर सकते हैं उसको, अगर इतना नहीं जलाओ तो। लेकिन उसके अंदर जलने की ना स्मेल आ जाएगी, स्मेल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल दुआ पकौड़े बना रही है अवतार के और ज्यादा जल गए, ज्यादा सिक गए, ब्लैकिश हो गए, दोबारा नॉर्मल हो सकते हैं? नहीं सर। नहीं सर। थोड़ा सा बेसन मिक्स करके खा सकते हैं। नहीं, जो जल चुका है उसकी बात कर रहे हैं सर, नहीं हो सकता नहीं कुछ होगा। भी। फिर नहीं होगा। अच्छा जनाब, अब हमारे पास कुछ समझ में आए कि गलतियां कुछ नताइज निकालती हैं। अच्छा जब पकौड़ा तेज जल गया या सालन में नमक ज्यादा हो गया या सालन ही जल गया, ये गलती से हुआ है ना, जैसे हम बात कर रहे थे एरर, या नमक कम हो गया, ठीक है। अब इन गलतियों में से कुछ गलतियां रेक्टिफाइबल हैं और कुछ गलतियां कतन रेक्टिफाइबल नहीं है, ठीक है। जैसे नमक कम हो गया, बाद में डाल के सेट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल एग्जैक्टली टेस्ट आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ गलतियां ऐसी हैं जैसे कि नमक ज्यादा हो गया तो कुछ ऐड करके उसके दही डाल के फॉर एग्जाम्पल फॉर्मे में और दही डाल दें तो नमक थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, हाँ इंतजार रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम कुछ गलतियां अच्छा ये गलती ऐसी है कि ये सही तो हो जाएगा लेकिन फिर भी टेस्ट में 19-20 का फर्क आ गया। जैसे पता नहीं शायद हिबा ने कहा था या निदा ने कहा था कि सर फिर अगर जो चीज हम कंपनसेट करने के लिए डालेंगे उसका टेस्ट भी आ जाएगा, ठीक है। तीसरी चीज हमने बात करी, लेकिन अगर जल जाए, काला हो जाए तो क्या वो रेक्टिफाइबल है? आपने कहा, सबने कहा नहीं सर वो रेक्टिफाइबल। पता लगा एरर की 3 कंडीशन हो गई। ऐसा एरर जो रेक्टिफाइबल है, ऐसा एरर रेक्टिफाइबल है, बिल्कुल फिनोटाइप पे कोई फर्क नहीं होगा। ऐसा एरर जो रेक्टिफाइबल है लेकिन फिनोटाइप पे थोड़ा बहुत असर डालेगा, लेकिन उसको एक एट पार चलो ठीक है चल जाएगा, कहानी चल जाएगी। लेकिन तीसरा एरर ऐसा है जिससे मामला खराब ही होना है, कोई उसके अंदर सही की गुंजाइश बाकी नहीं है। अंडरस्टैंड होगी बात? अब हम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज द जेनेटिकल एरर, मियोटिक एरर किसे कहते हैं। बेटा ये स्लाइड, ये बुक शेयर हो गई आपके पास? यस सर। यस सर। सबके पास जल्दी से जरा वरीशा रीडिंग कर रहा है इसकी। रीडिंग करें जल्दी से वरीशा। Meiotic error non-disjunction. Meiosis is an orderly occurring phenomenon which ensures every phase with appropriate finish, but sometime at any point the result may be unexpected, causing abnormalities. One of such abnormalities is chromosome non-disjunction, in which chromosomes fail to segregate during anaphase and telophase and do not finish with equal distribution of chromosome among all the daughter nuclei. Their results either increase or decrease in the number of chromosomes, causing serious physical, social, and mental disorders. The non-disjunction may be in autosome or in sex chromosome. Some examples of each type may be discussed below in some detail. वेरी गुड। अभी आपको ऐसा लगा जैसे आपने इंग्लिश खबरनामा सुना है, ठीक है? सबको ऐसे लगा? सर समझ में भी आ गया। समझ में भी आ गया। अरे इंग्लिश न्यूज सुनते हैं तो आ जाएगा। वैसे दुआ हो जाएगी सिलेक्ट इंग्लिश न्यूज कास्टर्स में, ठीक है। अच्छा बहुत अच्छे, और विदाउट, इसने बड़ा फ्लुएंसी के साथ और विदाउट एनी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक इसने रीडिंग करी, वेरी गुड। अच्छा हम बात कर रहे हैं मियोटिक एरर्स, नॉन डिसजंक्शन। हमने कहा था कि जब क्रॉसिंग ओवर होती है और दो क्रोमोसोम डबल जो थे आपस में मिलते हैं, टेट्राड बनाते हैं,
जीन एक्सचेंज करते हैं और फिर चारों एक दूसरे से दो दो की पेयर में दोबारा अलग होता है और अपना जीन एक्सचेंज कर चुके होते हैं। इसे कहते हैं जंक्शन मिलने को, और हटने को कहते हैं डिसजंक्शन, यानी कि दो दो मिलते हैं आपस में और दो दो अलग हो जाते हैं। लेकिन कह रहा है कि सम टाइम नॉन डिसजंक्शन अकर्स, दो और दो आपस में मिले, जब हटे तो पता लगा तीन एक तरफ चलेगा और एक तरफ चला गया, ठीक है ना, तीन एक तरफ चलेगा और एक तरफ चला गया। इसे कहते हैं नॉन डिसजंक्शन, यानी कि नॉन प्रॉपर सेपरेशन। जीन एक्सचेंज करी उन्होंने लेकिन प्रॉपरली एक दूसरे से अलग नहीं हुआ। अब हुआ फर्क क्या कि जब मैंने ये बात बता चुका था लेकिन दोबारा क्योंकि टॉपिक आ रहा है इसलिए बता रहा हूँ। अब जब हुआ कि एक तरफ तीन चलेगा एक तरफ एक चला गया, तो जिस तरफ तीन चले गए तो वहां 46 के अंदर एक ज्यादा हो गया, कितने हो गए 47। जहां एक गया वहां क्या हुआ 46 से एक कम हो गया, कितने हो गए 45। ठीक, तो इस तरह क्या हुआ क्रोमोसोम्स नंबर चेंज हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए चेंज हो गए। जैसे ही क्रोमोसोम नंबर चेंज हुए तो वो कह रहा है कि ये बहुत सीवियरली फिजिकली यानी जिस्मानी तौर के ऊपर, मेंटली यानी अक्ली या जहनी तौर के ऊपर बच्चे की सेहत पर बड़ा बुरा असर डालेगा और जेनेटिकल ऑर्गन्स पर भी बुरा असर डाला जा सकता है अगर नॉन डिसजंक्शन ऑटोसोम, गौर से सुनिएगा फिर कह रहा हूं, अगर नॉन डिसजंक्शन ऑटोसोम्स में है, 22 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स में है, तो फिजिकल डिफेक्ट्स आएंगे, कान के, आंख के, नाक के, मुंह के, हाथों के, पांव के, जिस्म के किसी भी उज़ू में, किसी भी आज़ा में। लेकिन अगर ये क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर प्रॉब्लम हो जाती है नॉन डिसजंक्शन, तो बच्चे के जेनिटल ऑर्गन्स यानी कि मेल फीमेलनेस, इसके ऊपर उस पर असर पड़ेगा। ठीक हो गई बात। तो जो इन्होंने पढ़ा कि मियोसिस एक ऑर्डरली फिनोमिना है जो कि एप्रोप्रिएट फिनिश होता है, एप्रोप्रिएट मतलब प्रॉपर तौर से फिनिश होता है, लेकिन सम टाइम किसी पॉइंट के ऊपर रिजल्ट में भी अनएक्सपेक्टेड, यानी कि हम बच्चा नॉर्मल चाहते हैं लेकिन वहां को कोई ना कोई उजू, उसकी शक्ल खराब हो जाती है, कटिंग हो जाती है, कोई और मसला हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड यानी उम्मीद ऐसा नहीं होती है, ऐसा रिजल्ट आ जाता है, काजिंग द एबनॉर्मलिटीज, जो क्या करता है बच्चों को एबनॉर्मलिटीज कर देता है। वन ऑफ सच एबनॉर्मलिटीज इज द क्रोमोसोम नॉन डिसजंक्शन। क्या होता है ये कि क्रोमोसोम्स नॉन डिसजंक्शन यानी क्रोमोसोम सही तरह सेपरेट नहीं होते, in which the chromosome fails to the segregate मतलब separate during the phase telophase, anaphase and the telophase and do not finish with the equal distribution of the chromosome। क्या होता है टेलोफेज में जब एक दूसरे से एनाफेज में अलग होना शुरू होते हैं और टेलोफेज में पहुंच जाते हैं पूरे एंड में। अब सारी बात आपके समझ में आनी चाहिए क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्रोफेज मेटाफेज सब कुछ। और वो कह रहा है कि जब क्रोमोसोम नंबर एक जगह 3 चले जाएंगे एक जगह 1 चले जाएगा तो दोनों जगह क्रोमोसोम नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो गया, एक जगह 1 ज्यादा हो गया एक सेल में और दूसरे सेल में एक जगह 1 कम हो गया, तो डॉटर न्यूक्लियाई के अंदर क्रोमोसोम नंबर सही नहीं रहते। अब अगर ये जो 2 के अंदर प्रॉब्लम आई है, एक के अंदर 47 हो गए, एक के अंदर 45 हो गए, अब अगर मदर और फादर में कॉपुलेशन होती है और ये फॉर एग्जांपल ये मियोटिक एरर फादर में होता है और उसका यही सेल जो मियोसिस करने के बाद नॉन डिसजंक्शन के बाद 47 क्रोमोसोम रखता था या 45 क्रोमोसोम रखता था, ये मदर से जाके मिल जाएगा। तो मदर ने तो 23 दिए क्योंकि उसके अंदर मियोसिस सही हुई थी, नॉन डिसजंक्शन प्रॉब्लम नहीं हुई थी, डिसजंक्शन हुई थी, तो फादर के पास एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम चला गया, तो बच्चे में आने वाले में 47 हो गए। ठीक है, इसी तरीके से फादर ने अगर एक कम दिया था या मदर ने कम दिया था, फादर ने पूरे 23 कंट्रीब्यूट किया, तो बच्चे में कम हो जाएगा। ओके, तो जायगोट बनेगा 2n + 1, 2n कितने मतलब 46, 2n मतलब डेप्लॉइड, डेप्लॉइड कितने होते हैं इंसानों के अंदर जल्दी बताया करें। 46 यानी 46 + 1 या 46 - 1 यानी 47 या 45। ठीक हो गई बात बेटा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है दिस रिजल्ट द आइदर इंक्रीज और द डिक्रीज इन द नंबर, इंक्रीज मतलब 47, डिक्रीज 46, causing the serious physical यानी जिस्मानी तौर के ऊपर, सोशल पता है किसे कहते हैं कि इंसान वैसे नॉर्मल है लेकिन उसका बिहेव दूसरों से बड़ा अलग है, यानी कि सोशली, यानी सोशल कहते हैं लोगों के साथ आपका ताल्लुक, उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। एंड मेंटल डिसऑर्डर्स, दिमागी तौर के ऊपर बच्चा सही नहीं होगा। दिस इज नॉन डिसजंक्शन मे बी द ऑटोसोम्स यानी कि 22 पेयर में होता है और सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर भी ये एक ज्यादा और एक कम हो सकते हैं।
कुछ एग्जाम्पल इसके नीचे हैं। मेयोटिक एरर समझ में आया बेटा? व्हाट इज द मेयोटिक एरर? ओके, यस सर, यस सर, ठीक है भाई। Yes, अच्छा, sir. अब हम बात करते हैं किसकी? पहला कह रहा है डाउन सिंड्रोम, पहली प्रॉब्लम आल्सो नोन एज द मंगोलिज्म। डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म क्या होता है जनाब? जल्दी से पढ़े, जरा रीडिंग करें। It is one of the consequences of autosomal non-disjunction in men, during which 21st pair of chromosome fails to segregate, वेरी गुड। resulting in gamete with 24 chromosomes. When this gamete fertilizes normal gamete, the new individual will have 47 chromosomes. Non-disjunction appears to occur in the ova and is related to the age of mother. The chances of teenage mother having Down syndrome child is one in many thousands. 40 years old mother, 1 in 100 chances, and by 45 the risk is 3 times greater. The affected individuals have flat, broad face, squint eyes with the skin fold in the inner corner and the protruding tongue, mental retardation, defective development of central nervous system. Autosomal non-disjunction may be occur in other than 21st chromosome, which usually result in abortion or death in a very early age. ठीक है भाई, बहुत देखें कितना, हाउ मच द सीवियर, एक अगर मदर बॉडी के दरमियान में ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर एक क्रोमोसोम बढ़ जाए, क्या कह रहा है कि डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म की कॉन्सिक्वेंसेस नॉन डिसजंक्शन का रिजल्ट है इन मैन, इंसानों में, ठीक है, ड्यूरिंग विच 21st पेयर ऑफ द क्रोमोसोम फेल्स टू सेग्रीगेट, यानी कि ऑटोसोम्स का जो 21वां पेयर है उसमें सेग्रीगेशन नहीं होती। जब सेग्रीगेशन नहीं होती तो नॉन डिसजंक्शन हो गई, सेपरेट नहीं हो सका, तो वहां क्या रहता है 23 हो जाते हैं, यानी कि दो, हर एक के 2 पेयर है ना, यानी कि हम कहते हैं ऑटोसोम्स 20 ऑटोसोम मतलब यानी कि 1 के भी दोनों एक जैसे, 2 के भी दोनों एक जैसे, तो 22 पे भी दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन तीसरा भी होता है वहां पर। क्यों? क्योंकि तीसरा डिसजंक्शन के वक्त अलग नहीं हो सका, जब अलग नहीं हो सका तो वो 2 के साथ आ गया, तो पता लगा 21 के स्टेज के ऊपर 2 के बजाय 3 क्रोमोसोम वहां अटैच है, और जब 3 क्रोमोसोम अटैच है तो इन रिजल्ट गैमेट कितने का बना? जल्दी बताएं, गैमेट कितने का बना? 47। अच्छा गैमेट पूछ रहा हूँ, जायगोट नहीं, हाईलाइट किया हुआ मैंने, नजर नहीं आ रहा? 24 क्रोमोसोम। 24 क्रोमोसोम का। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ एक बंदे की बात कर रहे हैं हम, जैसे फादर में हो रहा है फॉर एग्जांपल, या मदर में हो रहा है, ठीक है, तो मदर के अंदर का डिफेक्ट्स आया है, तो मदर ने 23 की जगह कितने दे दिए? 24, या फादर ने 24 दे दिए। ओके होगी बात? तो अभी गैमेट्स की बात कर रहा है बेटा, यहीं से एमसीक्यू निकल सकता है। गैमेट यानी कि हाफ मियोसिस हुआ हुआ। अब ठीक है, अब क्या कह रहा है कि नॉन डिसीजन अपीयर्स टू अकर्स इन द ओवा, किसके अंदर होती है ये? ओवा के अंदर होती है। अच्छा रह गया हमारा, when it's the gametes, when this gamete fertilize normal gamete, जब ये 24 वाला फर्टिलाइज करता है विद, देखिए मैं आपको बुक पढ़ना भी सिखा रहा हूँ बेटा, बुक पढ़ना सीख लें, अगर बुक पढ़ने की टेक्निक आ जाती है तो इंसान के कॉन्सेप्ट जबरदस्त तरीके से क्लियर होता है, वरना इंसान गलत कॉन्सेप्ट लेता है बुक से, ये बता दूं। इसलिए कहते हैं कि टीचर का होना जरूरी होता है, ठीक है। हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब ये 20, अच्छा 24 वाला नॉर्मल है एबनॉर्मल है? जल्दी बताएं। एबनॉर्मल। और नॉर्मल गैमेट के अंदर कितने होंगे? 23। जब दोनों मिलेंगे तो कितने हो गए? 46। 47। ये 6 कैसे हो गए? बारिश कैसे बोलती है? नहीं सर, जब 23 में अब जो है ना अटक बैठक लगवाऊंगा मैं। 45। अच्छा अब आ गए 2n मतलब 46 प्लस 1 मतलब एक ज्यादा, ये एक ज्यादा कहां से आया है? इस 24 के फॉर्म में। समझ में आई बात? नहीं आई? आ गई सर। बाकी सबके आ गई इंतजार के साथ साथ? नहीं सर। हवा एक ने 24 दिए, एक ने 23 दिए, दोनों मिला के कितने हो गए? सर वो तो 47 हो गए सर, 47। लेकिन है ना इसके अंदर 22 वो थे ऑटोसोम्स सर, एक में मतलब जो 22 वाला जो था उसके अंदर एक ज्यादा हो गया,
तो सर जब एक ज्यादा हो तो दूसरे के पास से कम भी तो हुआ था ना। ठीक है ना, वो भी डिफेक्ट हो गया, 21st वाले में सर। 22 रह गए उसके बाद। लेकिन हुआ तो भी एक ही, यानी कि हुआ तो एक ही बॉडी में है ना, मदर में या फादर में। ठीक होगी बात। तो रहे तो उतने के उतने ही ना, मतलब एक के पास से कम हो गए, दूसरे के पास से ज्यादा हो गया। नहीं तो देखें, अब ये जाके ये एक से जो 4 बनेंगे, चारों गैमेट्स बनने हैं। अब एक के पास अगर ज्यादा हो गया 24, वो भी खराब। एक के पास अगर 22 है तो वो भी खराब। नहीं समझ आ रही दुआ? मियोसिस से कितने बनते हैं? दुआ जल्दी बात करें, मियोसिस से कितने बनते हैं? सर 23। मियोसिस से सेल कितने बनते हैं, डॉटर सेल्स? सर 4 बनते हैं। 4 बनते हैं। और चारों के चारों में 23 होने चाहिए ना। यस सर। अगर इनमें से किसी 2 में नॉन डिस्ट्रक्शन हो तो एक के पास 24 होंगे, दूसरे के पास कितने होंगे? 22 होंगे। 22 होंगे। नहीं, हाँ 22 होंगे। 22 होंगे, बाकी 2 नॉर्मल है, 23 वाले। ठीक है। Yes. लेकिन अगर ये 22 और 24 वाला कंट्रीब्यूट करता है तो बच्चे के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 ज्यादा या 1 कम होगा या नहीं होगा? होगा सर। बस यही सर समझाना फिर चाह उसके रहे हैं। 2 सेल खराब बनेंगे। हाँ, नहीं चारों भी हो सकते हैं, कहीं पर चारों भी हो सकते हैं, लेकिन हम तो आपको कंडीशन समझाना चाह रहे हैं ना कि जब भी एबनॉर्मल गैमेट कंट्रीब्यूट करेगा, एबनॉर्मल या तो 1 ज्यादा होगा या एबनॉर्मल 1 कम होगा। 2n+1 होगा या 2n-1 होगा। और 2n+1 47, 2n-1 कितने होंगे? 45 क्योंकि 46 में से चले जाएगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इस नॉन डिसेक्शन से अपीयर, इसलिए कहते हैं कि रीडिंग बड़ी आसान चीज है, आप लोगों ने कर ली, लेकिन इसको टेक्निकली समझना जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, वरना ये तो लकीरें ABCD लिखी हुई है आपके लिए, 1 2 3 लिखी हुई है, इसके अंदर जो कॉन्सेप्ट है वो स्टडी करना है आपने। जी दुआ बेटा, बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जी सर आ गई। नहीं आई हो तो तब भी दोबारा व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप पे क्वेश्चन कर लीजिएगा, मजीद क्लियर कर देंगे। नॉन डिसेक्शन अपीयर्स टू अकर इन द ओवा, किसमें कह रहा है? ओवा में होती है। एंड रिलेटेड टू द एज ऑफ द मदर, क्या कह रहा है कि मेल के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती, होती ही किसमें है? ओवा में। और ओवा के अंदर जब प्रॉब्लम होती है तो मदर का एज इसमें बड़ा जो है वो रोल अदा करता है। और क्या कह रहा है कि the chance of the teenage mother have the Down syndrome child is 1 is the many thousand। अगर खातून यानी कि माँ अगर यंग एज में है, टीन एज मतलब टीन किसे कहते हैं? 11 19 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 19 यानी कि 19 साल, हाँ खत्म हो जाता है 19, फिर 20 21 22 23, यानी कि बहुत ज्यादा 28 तक इसको ले जाएगा। कह रहा है कि इसमें इन उम्र, इस एज की खातून में 1000 में से 1 ऑफ द मेनी इन 1000 हजारों में से कोई एक बच्चा ऐसा होता है, हजारों में से। 40 years old mother 1 in the hundreds chances। समझ में आ रही है बात, नहीं आ रही? यानी कि अगर किसी खातून अगर यंग एज में लड़की की शादी हो जाती है तो उसकी बेबी के अंदर डाउन सिंड्रोम का चांस हजारों में से एक है, यानी कि 20-25 हजार में से कोई एक बच्चा ऐसा, तो मोस्टली ऐसा नहीं होता, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर मदर की एज 40 साल के करीब करीब है, यानी कि 38 39 40 या 40+, तो फिर ये चांस देखें कितना सीवियर है, 1 in the 100 चांसेस, यानी कि चंद 100 में से एक बच्चा। ठीक है ना? तो जितने ओल्ड एज में खातून की, लड़की की शादी होती है उतने चांसेस हैं बेबी में डिफेक्ट्स आने के। समझ आ रही है? इसलिए हमारा इस्लाम, मजहब इस्लाम कहता है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की काफी हदीस हैं कि जब खातून या लड़की बलूगत की एज पर आ जाए तो उसकी शादी कर देनी चाहिए। इस्लाम के लिहाज से भी, दीन के लिहाज से भी, परफेक्शन के लिहाज से भी, साइंस के लिहाज से भी, तमाम लिहाजों से वो चीज बेहतर है। तो हमारे यहाँ जो बेस्ट एज है शादी की वो बच्ची की है 19-20 साल से लेके 24-25 साल तक। जैसे कि मास्टर्स करके फारिग हो, MBBS हो जाए, ठीक है ना, तो फौरन, ये नहीं कि जनाब डॉक्टर बन जाऊं फिर कोई दूसरा डॉक्टर हो, मैं इंजीनियर बन जाऊं दूसरा इंजीनियर हो, पता लगे जनाब लड़की की एज ही जो ना 32 33 34 हो गई है। ठीक है ना, तो वो फिर वो लाइफ का वो हुस्न भी बरकरार बाकी नहीं रहता। हर बार तो यहाँ बात आ गई, इसलिए हमने डिस्कस कर लिया। तो जितनी ओल्ड एज मदर होगी
जेनेटिक डिफेक्ट्स बच्चे के अंदर उतने ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, 1 ऑफ द 100 चांसेस एंड बाय 45, अगर 45 साल के खातून अगर कोई बेबी जन्म देती है, रिस्क इज द 3 टाइम्स ग्रेटर, 3 टाइम बढ़ जाता है। मसलन यहाँ क्या कह रहा था, चंद 100 में से एक बेबी, यहाँ कह रहा है यहाँ पर 100 में से 5 बेबीज हो जाएंगे तकरीबन, यानी कि जितना ओल्ड एज बेबी डिलीवर करेगी मदर ओल्ड एज में, उतना ज्यादा डाउन सिंड्रोम का डिफेक्ट है, ना कि डाउन सिंड्रोम का और दूसरी बीमारियों का भी। चलें जनाब, द इफेक्ट इज द इंडिविजुअल हैव। अब वो कह रहा है कि जिसको डाउन सिंड्रोम हो जाएगा वो बच्चा कैसा नजर आएगा, वो बच्चा ऐसा नजर आएगा, क्या होगा, फ्लैट ब्रॉड फेस, चपटा और चौड़ा चेहरा। मैंने तस्वीरें डाउनलोड की थी डाउन सिंड्रोम की, पता नहीं चली कहाँ गई है, वो सेल साइकिल से बाहर निकल गई कहाँ, वही ढूंढ रहा था। यानी कि उसका चेहरा चपटा होगा और चौड़ा होगा, फैला हुआ चेहरा होगा। और स्क्विंट आईज, स्क्विंट आईज मतलब वो जैसे चाइनीज की नहीं होती चुंदी चुंदी आंखें छोटी छोटी सी, उसे कहते हैं स्क्विंट आईज। ठीक है ना, विद द स्किन फोल्ड इन द इनर कॉर्नर, यानी आंखों के कॉर्नर पे यहाँ पर ज्यादा स्किन होगी, यानी कि आंखें ऐसे स्किन की बोझ से बंद हो रही होंगी और छोटी छोटी आंखें नजर आ रही होंगी। एंड प्रोट्रूडिंग टंग मतलब उनकी जो जबान होगी उनके होंठों से थोड़ी सी बाहर निकल रही होगी, यानी जबान वाजे तौर के ऊपर बाहर निकलती हुई जबान से ऐसे नजर आएगी, मुंह बंद के अंदर जब होगी। ठीक है ना, मेंटल रिटार्डेशन, उनकी जहनी हालत सही नहीं होगी, मतलब बात करें उनसे, गुफ्तगू करें चीजों की रिकग्नाइजेशन के अंदर, ठीक है ना, उनका रिस्पॉन्स पॉजिटिवली यानी कि अच्छा नहीं होगा। एंड डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जाहिर है मेंटली डिसऑर्डर होगा तो नर्वस सिस्टम भी सही तरह ग्रूम नहीं करेगा। ऑटोसोमल नॉन डिसीजन में अगर इन अदर देन 21st क्रोमोसोम, क्या कह रहा है कि अभी तो हम 22 की बात कर रहे थे ना, 21st पेयर की बात कर रहे हैं ना, 21st पेयर के ऊपर आता है, कह रहा है इसके अलावा भी 21st क्रोमोसोम विच यूजुअली रिजल्ट इन द एबॉर्शन, अगर यानी कि जायगोट के वक्त भी बच्चे की डेथ हो सकती है, और डेथ इन द वेरी अर्ली एज, यानी कि अगर जायगोट यानी एबॉर्शन किसे कहते हैं, बेबी हमारी बॉडी के अंदर तकरीबन 4.5 महीने में पूरा बन जाता है, उसके बाद 3.5-4 महीने के बाद बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, चाहे हम मदर को हेल्दी डाइट दें, अच्छे एनवायरनमेंट में रखें, काम ना कराएं, उससे कुछ भी ना करें, बेबी की हेल्थ रुक जाएगी और बच्चे की डेथ हो जाएगी। ठीक है ना, पर बच्चे के फिर एबॉर्शन पूरी सफाई करनी पड़ती है फिर जिस्म की, और डेथ इन द वेरी, और अगर बच्चा जायगोट बन भी जाता है, 9 महीने पूरे हो जाते हैं, मदर बेबी डिलीवरी भी कर देती है, अर्ली एजेस में भी बच्चे की डेथ हो जाती है। अगर मेल बेबी होगा तो बहुत ही जल्दी डेथ हो जाएगी, फीमेल होगा तो सरवाइव कर जाएगा। अब आपकी इंटर की बुक में जो लिखा है वो बता रहा हूं मैं, जो आपकी इंटर सिंध की बुक में लिखा है। और अगर कह रहा है कि बहुत ही 7% चांसेस है, 7% चांसेस है कि ऐसे बच्चे मोर देन 20, यानी कि 7% ऐसे बच्चे हैं जो 40 ईयर तक जाते हैं, वरना 97% इन बच्चों की बचपन में ही या पैदाइश से पहले डेथ हो जाती है। बात समझ आई नहीं आई? यस सर। अच्छा, अब हमें यहाँ पर एक बहुत बड़ा दर्स मिलता है खुदा की तरफ से कि बड़े अरसे बाद, मन्नतों के बाद, शादी के 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद, 6 साल बाद औलाद हुई, और औलाद हुई भी और 4 महीने में खुदा ना खास्ता कोई मसला हो गया और एबॉर्शन हो गया और औलाद नहीं हो सकी, वालिदैन औलाद के नेमत से फैजियाब नहीं हो सके, तो हम बड़े शिकवे शिकायतें करते हैं खुदा की बारगाह में कि या अल्लाह मैं ही रह गया था, मेरी यही औलाद नहीं होनी थी, या औरत बोले या बाप बोले या माँ बोले या और भी कोई दूसरे लोग। तो याद रखें अल्लाह के हर काम में मसला, क्या हमें पता था कि वो बच्चा डाउन सिंड्रोम का शिकार था या किसी और मसलहत का या किसी और प्रॉब्लम का या किसी और जेनेटिकल डिजीज का शिकार था? क्या पता वो बच्चा पैदाइश के बाद हमारी जिंदगी के लिए मसला बन जाता। ठीक है ना, अब आप मुझे बताएं, जैसे ये बच्चा अगर पैदा हो जाए तो ये वालिदैन के लिए खुशी की अलामत है या गम की अलामत है? अब जैसी भी औलाद है भाई, औलाद तो हमारी है, लेकिन ये तो जज्बाती जुमला है ना, लेकिन असल में उनके दिल से पूछें
जिसका बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो, जबान ऑटो से बाहर निकल रही हो, शॉर्ट स्ट्रेचर हो, छोटे कद का भी होगा, याद रखिएगा, और मेंटली डिसऑर्डर्ड हो, रिटार्डेड हो, बात ही नहीं समझता हो, पागल सा हो आधा, तो ऐसे औलाद से इंसान कहता है या अल्लाह बे औलाद ही सही था। अगर समझदार बच्चा तरबियत कर लेता है उसकी, ठीक है ना। लेकिन कुछ को अल्लाह लाजमी दे देता है, क्योंकि जो गिड़गिड़ा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, मन्नतें मांग रहे होते हैं, जबरदस्ती लेते हैं खुदा से, यूं कहूं, फिर अल्लाह दे देता है, कहता है ठीक है संभाल लो, फिर तुमने, मैं तो चाहता था कि तुम आसानी से सुकून से रहो, अगली औलाद अच्छी देता। तो हमारे यहाँ मसला ये कि हम बहुत ज्यादा जल्दी दिल बर्दाश्ता हो जाता है, ठीक है जनाब। नेक्स्ट है हमारे पास क्लिन-फिल्टन सिंड्रोम। ये सेक्स की प्रॉब्लम है, यानी कि सेक्स क्रोमोसोम्स की प्रॉब्लम है, क्लिन-फिल्टन सिंड्रोम। क्या कह रहा है कि these individuals have the additional sex chromosome, दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं X और Y। ये क्या कह रहा है कि इसके पास एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम होगा 47, यानी कि 44 ऑटोसोम्स होंगे और 3 सेक्स क्रोमोसोम्स होंगे, X, X एंड Y। ओके, क्लिन-फिल्टन सिंड्रोम की बात कर रहा है। यानी ये कब होगा, जब सेक्स क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन हो। समझ लीजिए बात को, ये कब होगा, जब सेक्स क्रोमोसोम में नॉन डिसजंक्शन हो। जाहिर सी बात है, एक जगह मदर के पास 3 X आ गए, हालांकि 2 X होने चाहिए थे, या फादर के पास 3 Y हो गए, 2 Y होने चाहिए थे सिर्फ, या फिर X X Y हो गया, क्योंकि फादर के पास तो X Y दोनों होते हैं, मदर के पास सिर्फ X X होता है, ठीक है। दे आर द फिनोटिपिकली मेल। ये देखने, अगर ये जायगोट बनता है, बच्चा बन जाता है, डिलीवर हो जाता है, तो ये बच्चा देखने के अंदर मर्द लगेगा, मेल लगेगा। बट हैव द फ्रीक्वेंटली इनलार्ज ब्रेस्ट, यानी कि ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होगी, जैसे मैन के ब्रेस्ट नहीं होते, लेकिन इस बच्चे के ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हुए नजर आएंगे। टेंडेंसी टू द टॉलनेस, ओबेसिटी, स्मॉल टेस्टिस with no sperm at the ejaculation and under development secondary sex characters। क्या कह रहा है, टेंडेंसी टू द टॉलनेस, क्या कह रहा है कि हाइट के अंदर फ्लक्चुएशन हो सकती है, या तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाइट हो सकता है, या हाइट छोटी भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इनकी हाइट बड़ी होती है, ठीक है। ओबेसिटी, ओबेसिटी मतलब जो है ना, इनकी जेनेटिकल फैक्टर्स के अंदर ईटिंग हैबिट बहुत ज्यादा होती है, यानी कि बच्चे को भूख बहुत ज्यादा लगेगी, ठीक है ना, यानी कि ओवर ईटिंग करेगा ज्यादा। स्मॉल टेस्टिस, यानी कि मर्द की तरह टेस्टिस, फीमेल की तरह ब्रेस्ट डेवलप हो रहे होंगे, और मेल की तरह टेस्टिस, लेकिन नो स्पर्म, यानी कि ऐसा बेबी स्ट्राइल होगा, इसके यहाँ औलाद नहीं हो सकती। एट एजुकुलेशन एंड द अंडर मेल्स, एजुकुलेशन मतलब उसको हम कह देते हैं जब वो एडोलेंसिस की तरफ जाता है, ठीक है ना। अंडर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स, यानी कि मेलनेस के भी जेनेटिकल ऑर्गन हो होंगे और फीमेल के भी जेनेटल ऑर्गन आ रहे होंगे, दोनों चीजें मिक्स, जिसको हम आम जबान में ख्वाजा सरा, या जो हमारे पास ये जो हिजड़े होते हैं, इनको हम मोस्टली कॉल कर लेते हैं कि यही होता है। अच्छा, मेल विद द 48 क्रोमोसोम, 44 ऑटोसोम विद X, X, X एंड Y। कितने, 44 ऑटोसोम, ये नॉर्मल बात हो गई। यहाँ क्या कहना है, 48 जनाब, यानी कि 2n + 2, कह रहा है कि 2 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, with 49 chromosome, 3 chromosomes extra, with autosome X, 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 X and Y, ठीक है, and with 47 chromosomes, 44 autosomes plus X, Y, Y are also observed। इन सब के अंदर क्या होगा, मिला जुला जिस्म का रुझान होगा, जिसके अंदर X, X ज्यादा है उसमें फीमेल ने ज्यादा होगी, जिसमें Y, Y ज्यादा है उसमें मेल ने ज्यादा होगी, ठीक होगी बात। ये अगर कुछ पिक्चर्स इन्होंने मेरे ख्याल से इसमें शो नहीं करेंगी, अच्छा, लेकिन ये एक वो दिया हुआ है इन्होंने, क्या कहते हैं उसको, ये चीज, ठीक है ना। ये इन्होंने बर्थ रेट दिया हुआ है कि डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड टर्नर सिंड्रोम, मेटल फीमेल्स, क्लिन-फिल्टर सिंड्रोम, जैकब सिंड्रोम्स, ये सारे। अच्छा, सिंड्रोम्स जिसे कहते हैं कलेक्शन ऑफ द डिजीज, यानी इसको एक डिजीज नहीं होगी, यानी कि उसकी जाहिर सी बात है, जिसको आप कह रहे हैं कि उसकी शायद हाइट भी छोटी है, आंखें भी छोटी छोटी है, जबान भी बाहर निकल रही है, बॉडी स्ट्रक्चर भी छोटा सा है, मेंटली रिटार्डेड भी, तो उसको एक प्रॉब्लम थोड़ी है, वो प्रॉब्लम का ढेर है। तो जो प्रॉब्लम का ढेर होता है उसे हम सिंड्रोम कहते हैं, जो बीमारियों का ढेर होता है, ठीक है जनाब। लास्ट हमारा रह गया टर्नर सिंड्रोम। व्हाट डू यू मीन बाय टर्नर सिंड्रोम? These effects the individual have on missing X chromosome,
कह रहा है कि एक्स क्रोमोसोम होता ही नहीं है। क्या कहता है? ओनली 45, यानी कि ये हम बात कर रहे हैं 45, यानी कि 1 माइनस ए, यानी 2n माइनस 1, उस कंडीशन की बात कर रहा है। कह रहा है कि ऑटोसोम्स होते हैं 22 और सिंपल एक्स क्रोमोसोम होता है। अब सवाल बड़ा अजीब सा है कि जब तक एक्स और वाई या एक्स एंड एक्स नहीं मिलेगा तो बेबी का सेक्स बनेगा ही नहीं, ऐसा ही ना, बेबी का सेक्स बनेगा ही नहीं। तो यहाँ भी प्रॉब्लम यही है कि बेबी का सेक्स नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर जायगोट बनता है। जायगोट बहुत जल्दी अबॉर्ट भी हो जाता है। लेकिन आवाज आ रही है? हेलो, हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही? सर अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। नहीं, वो डिस्कनेक्ट हुआ था नेट बीच में, इसलिए। नहीं, एक्चुअली बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर आपके पास अभी नहीं होगी, अब हो जाएगी। स्क्रीन शेयर हो गई? स्क्रीन शेयर हो गई? अरे बच्चा, स्क्रीन शेयर हो गई? यस नो तो करके बताएं। हेलो, मनीषा बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? मैसेज में बता दें जल्दी से, ताकि मैं ये आखिरी टॉपिक इसको कंप्लीट करूं।